गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 5 मार्च वर्ष 2021 10वीं कक्षा मैथ्स 2 का 5वां चैप्टर निर्देशांक भूमिति। इसमें प्रकीर्ण प्रसंग्रह 5 के अंतिम कुछ सवाल की चर्चा हम कर रहे थे। किसी ने डाउट पूछा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा था, तो उसी की चर्चा मैं कर रहा हूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अब तक ये प्रकीर्ण प्रसंग्रह 4 में 13, 14, 15 और 16 ये 4 सवाल का हल मैं आपको समझा चुका हूँ। इस वीडियो में हम लोग 17, 18 और 20 ये 3 सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकीर्ण प्रसंग्रह 5 का सबसे पहला सवाल, इसमें क्या है कि बिंदु ए और बी हमें दिए गए हैं, जिसके निर्देशांक 4, -3 और 8, 5 हैं, और हमें उस बिंदु के निर्देशांक याद करने हैं जो रेखाखंड ए बी को 3 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मैंने इसे आकृति के माध्यम से यहाँ दर्शाया है ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सकें। ये ए और बी रेखाखंड है। ए का निर्देशांक दिया गया है, बी का निर्देशांक दिया गया है। जो बिंदु P है उसे मैंने x, y मान लिया है उसके निर्देशांकों को, और ये रेखाखंड ए बी को 3 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो शुरुआत कैसे करनी है? माना a 4, -3 है, तो यहाँ इसके निर्देशांक को x1, y1 मान लिया है, यानी कि 4 क्या है वो x1 है, -3 जो है वो y2 है। इसी प्रकार b के जो निर्देशांक हैं उसे x2 और y2 मान लिया है, यानी कि x2 यहाँ 8 है और y2 5 है। इसी प्रकार जो बिंदु P है जो रेखाखंड AB को 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, उसके निर्देशांक को x और y मान लिया है। अब विभाजन सूत्र के अनुसार बिंदु P के निर्देशांक कैसे लिखेंगे? इसके सूत्र देखिए, इस तरह से मैंने आपको बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। mx2 + nx1। अगर हम x निर्देशांक निकालना है तो mx2 हो जाता है m का गुणा और n का गुणा x1 में हो जाता है। क्रॉस में आता है, देखिए m लेफ़्ट साइड में है तो राइट साइड में आ रहा है, n राइट में है, बिंदु P के राइट में है तो लेफ़्ट साइड में आता है। तो देखिए x निर्देशांक कैसे लिखते हैं? P का mx2 + nx1 बटे m + n। ऐसे ही y निर्देशांक कैसे रहेगा? सिर्फ x2 x1 की जगह पे y2 y1 आ जाएगा और नीचे m + n। अब यहाँ m, x2, n, x1 ये सब के मान यहाँ पर डालेंगे, इसे गुणा करके फिर इसे सॉल्व करेंगे, तो अंत में बिंदु P के निर्देशांक आपको मिल जाएगा। बिंदु P का निर्देशांक 7, 3 है। फाइनल आंसर हमें इस तरह से लिखना है कि इसलिए रेखाखंड AB को 3 और 1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक 7, 3 है। आइए शुरू करते हैं 18वां सवाल। बिंदु A, B, C और D को क्रम से जोड़ने पर बनने वाले चतुर्भुज ABCD का प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इन चारों चतुर्भुज की जो चारों भुजाएं हैं वो ज्ञात कर लेंगे। चारों भुजाएं कौन सी हैं? पहली भुजा AB, दूसरी भुजा BC, तीसरी भुजा CD, तीसरी भुजा D है। तो पहले इन सारी भुजाओं का माप देख लेते हैं, उसके आधार पर हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि कौन सा चतुर्भुज है। तो भुजा AB ज्ञात करने के लिए देखिए A और B का निर्देशांक हमें पता है, इसलिए दूरी सूत्र से ये हम AB निकाल रहे हैं। दूरी सूत्र कैसे करते हैं? किसी भी एक बिंदु के x निर्देशांक को दूसरे बिंदु के x निर्देशांक से आपको माइनस करना है और होल स्क्वायर कर देना है। ऐसे ही जिस बिंदु का x निर्देशांक पहले लिया है आपने, उसी बिंदु का y निर्देशांक पहले लेना है, फिर ये y निर्देशांक और ये दूसरा y निर्देशांक दोनों को माइनस करके होल स्क्वायर करना है। तो ये -2 देखिए पहले से ही माइनस में है, इसलिए माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा ये y लिखते समय। यहाँ पर -2 मैंने पहले लिया है तो -2 माइनस ऑफ -7 का होल स्क्वायर, ऐसे -4 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो AB का जो मान है वो √26 आ रहा है, यानी चतुर्भुज ABCD में भुजा AB की लंबाई करनी में 26 आ रही है। अब जैसे AB ज्ञात किया वैसे ही भुजा BC भी ज्ञात कर लेंगे। B और C का निर्देशांक हमें दिया गया है, तो ये बिंदु B और C के निर्देशांक हमें ज्ञात हैं। दूरी सूत्र के अनुसार ये BC का इस तरह से दूरी ज्ञात कर सकते हैं।
इस बिंदु का एक्स निर्देशांक माइनस इस बिंदु का एक्स निर्देशांक होल स्क्वायर प्लस फिर इसी बिंदु का वाई निर्देशांक माइनस दूसरे बिंदु का वाई निर्देशांक होल स्क्वायर। फिर इसे हल करेंगे तो BC की जो लंबाई है, भुजा BC की लंबाई करनी में 61 आ गई, नंबर 2। अब भुजा BC के बाद CD ज्ञात करेंगे। C और D का निर्देशांक पता है, दूरी सूत्र से CD की लंबाई √26 मिल जाएगी। देखिए √26 हमें AB की लंबाई भी √26 मिली थी और यहाँ CD की लंबाई भी √26 मिल गई है। अब CD के बाद हम लोग AD की लंबाई ज्ञात करेंगे। A और D का निर्देशांक हम जानते हैं, तो दूरी सूत्र के अनुसार ये AD की लंबाई ज्ञात करेंगे। √61 आ गई देखिए, तो ये √61 देखिए ये BC की लंबाई भी √61 ही आई थी। BC की लंबाई भी √61 आई थी और AD की लंबाई भी √61 आ गई। तो ये कथन 1, 2, 3 और 4 से हम कह सकते हैं कि AB और CD की लंबाई बराबर है, BC और AD की लंबाई बराबर है। और ये हैं क्या, ये सम्मुख भुजाएं हैं। ये AB और CD चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। BC और AD AB दूसरी सम्मुख भुजाओं की दूसरी जोड़ी है। कैसे पता चलता है, देखिए AB, यहाँ पर A और B में है क्या, यहाँ ना A है ना B है, तो इन कोई भी अक्षर कॉमन नहीं है इन भुजाओं में, तो इसलिए सम्मुख भुजा है। देखिए यहाँ BC है लेकिन यहाँ पर B और C ना तो B है ना तो C है, तो ये सम्मुख भुजा पहचानने का एक तरीका है। तो सम्मुख भुजाएं यहाँ सर्वांगसम हैं, परंतु हम जानते हैं कि जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम होती हैं वो समांतर चतुर्भुज होता है, इसलिए चतुर्भुज ABCD भी एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो ये हल हो गया। अब 18वां सवाल के बाद 19वां और 21वां सवाल एक जैसा है, जो मैं कल के वीडियो में चर्चा करूँगा। हाँ, ये जो 20वां सवाल है वो 16वें सवाल की तरह ही हल करना है, जो कि मैंने इसके पहले जो वीडियो भेजा था उसमें मैंने 16वां सवाल हल किया था। तो आप वो वीडियो देखिएगा, जिस तरह से 16वां सवाल हल किया गया है ठीक वैसे ही 20वां सवाल भी हल करना है। तो बचे हुए सवाल मैं कल आपको शेयर करूँगा। फ़िलहाल आज जिस वीडियो की चर्चा मैंने किया है, जो एक्सप्लेनेशन दिया है, उसे ध्यान से सुनिए, समझिए और अच्छी तरह से अभ्यास करिए और फिर इन्हीं सवालों को बिना नकल किए अपने मन से हल करके शेयर करिए। अगर कोई परेशानी हो, कोई बात ना समझ में आ रही हो, तो आप मुझसे संपर्क करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।